उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखानराः। अयौच सूत्र पर हम पद्मंजरीकार का व्याख्यान देख रहे हैं। वर्णेषु ये वर्णैकदेशा वर्णांतर समानाकृतयस्तेषु तत्कार्यं न भवति तच्छायानुकारिणो हि ते न पुनस्त एव पृथक् प्रयत्न निर्वर्त्यं हि वर्णमिच्छन्ति आचार्यः। इन पंक्तियों का व्याख्यान पद्मंजरीकार ने किया है और इसकी भूमिका के रूप में भी दोनों पक्षों को प्रस्तुत करके दिखाया। प्रथम पक्ष में यदि वर्णैक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे दोष दिखा दिए हैं और उस पक्ष को छोड़ दिया है और बस इतना बता दिया यहाँ पर कि चूंकि प्रथम पक्ष में बहुत सारे दोष हैं तो इसलिए उस पक्ष को नहीं आचार्य ग्रहण कर रहे हैं, माने काशिकाकार नहीं ग्रहण कर रहे हैं। केवल द्वितीय पक्ष यहाँ पर काशिकाकार ने लिया है। वर्णेषु ये वर्णैकदेशा वर्णांतर समाना कृतयस्तेषु तत्कार्यं न भवति। यहाँ तक हम देख चुके थे। देखिए, यद्येवं तस्मान्नुद्विहलः पद्मंजरीकार यहाँ से होगा ना, इससे पहले देख चुके हम। तो अब ये बात प्रारंभ की जा रही है यहाँ से ये चर्चा कि यदि द्वितीय पक्ष लिया है माने वर्णों में जो वर्णैक देश हैं वो वर्णांतर समानाकृति हैं, यद्यपि फिर भी उनमें वर्णांतर के कार्य नहीं होंगे क्योंकि वो वर्णांतर नहीं है, वर्णांतर के छाया अनुकारी मात्र हैं। और आचार्यों की वर्णों के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि जो पृथक प्रयत्न निर्वर्त्य है वो वर्ण है। एक प्रयत्न से जो निष्पन्न होगा वो एक ही वर्ण होगा और फिर दूसरे प्रयत्न से निर्वर्त्य जो है तो फिर वो प्रथम से भिन्न कोई द्वितीय वर्ण होगा। इस तरह से कर रहे हैं। तो ए ओ आदि या आ री री आदि चूंकि पृथक प्रयत्न निर्वर्त्य नहीं है इसलिए वो एक ही वर्ण है। ये अनुमान से दिखाया गया है। अब आगे देखिए, तो जब द्वितीय पक्ष जब ले रहे हैं वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः, यही वाला पक्ष माने कि आकार आदि वर्णांतर है अपने आप में, है ना, स्वतंत्र वर्ण है, आकार आदियों के संघात मात्र नहीं है। तो इस पक्ष में जब समाधाता ने कहा, माने यहाँ पे एक तरह से काशिकाकार के मत को लिया गया कि हम द्वितीय पक्ष लेंगे, तो जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है यद्येवं, अगर ऐसा है, माने आप ये द्वितीय पक्ष मान रहे हैं, वर्णेषु वर्णैकदेशा वर्णांतर समानाकृतयः तेषु तत्कार्यं न भवति, ये पक्ष मान के चलेंगे तो तस्मान्नुद्विहलः इति नुट् आनर्ध इत्यादावेव स्याद्, अनृधतुर इत्यादौ न स्याद्। तो फिर जो तस्मान्नुद्विहलः है ना, उस सूत्र से नुट आनर्ध इस प्रयोग में तो हो जाएगा लेकिन अनृधतु इत्यादि में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ऋकारस्थस्य रेफस्य अहलत्वात्, ऋकारस्थ जो रेफ है उसके अहल होने से, हल ना होने से। और अनर्ध में क्यों हो जाएगा? अनर्ध में क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो नल का प्रयोग है ना, नल में तो गुण हो जाता है। रिध धातु से लिट लकार है और लिट के स्थान में
टिप आ गया है और टिप के स्थान में नल, परस्मै पदानां नलतुस् स्थलतुस् नल्वमाः, रिध नल है। अब ये चूंकि आर्ध धातुक है ना, आर्ध धातुक प्रत्यय है, लिट्च, लिट्च से आर्ध धातुक संज्ञा होती है ना, तो उसके स्थान में जो भी प्रत्यय आ रहे हैं वो भी स्थानीयवत भाव से आर्ध धातुक संज्ञक है। तो आर्ध धातुक होने से पुगंत लघु पदस्य च गुण हो गया। ये क्या हो गया? अर्ध उरण्रपरः, ठीक है। पुगंत लघुपदस्य च, लघुपद अंग है, उसके इक को माने री को, उसके लघुपद इक को गुण हो गया तो उरण्रपरः। रिवर्णस्य स्थाने विधीयमानः अणरपरो भवति, अर्ध ऐसा हो गया। अब इसको द्विवचन किया हमने लिटि धातु रनभ्यासस्य। पूर्वोऽभ्यासः हलादि शेषः अत आदेः आ अर्ध अ। इदानीमत्र प्राप्नोति तस्मान्नुद्विहलः। पश्यन्तु, तस्मात् अत आदेः इति सूत्रेण दीर्घीकृतात् अभ्यासात् परस्य द्विहल अंगस्य नुड् भवति। अत्र तु द्विहलता वर्तते अंगस्य, यतः रेफ अपि हल् धकारः अपि हल् इति कृत्वा नुटागमो भवितुम् अर्हति। नुटि कृते सति पुनः तस्य नकारः इति अवशिष्यते। आनर्ध इत्यत्र तु तस्मान्नुड्विहलः इत्यनेन नुड् सिद्ध्यति, परं क्व न सिद्ध्यति? आनृधतुः। यदा रिध इति तस्मात् तस् क्रियते, पुनः अत्र अतुस् भवति, स च अतुस् असंयोगः लिट्कित् इत्यनेन यतः कित्वद् वर्तते, असंयोगान्तात् धातोः परम् अपित् लिट् कित्वद् भवति इति कृत्वा गुणो न भवितुम् अर्हति। किङिति चैत्यनेन निषिध्यते। पुनः रिध रिध एवमेव द्विर्वचनम्, एतत् तु पूर्वं दृष्टमेव आसीत्। रिध रिध अतुस्, पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः उरत्, पुनरपि हलादिशेषः अतादेः आरिध अतुस्। अत्र यदि वयं नुडागमम् इच्छामः तर्हि न प्राप्नोति। अतादेः इत्यनेन सूत्रेण दीर्घीकृतात् अभ्यासात्। एतत्तु सम्यक्, परमग्रे द्विहलत्वम् इष्यते अंगस्य, अंगस्य द्विहलत्वं च न भवितुम् अर्हति। कस्मिन् पक्षे? यदि वर्णस्थाः एकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तर्हि ऋकारस्थः अपि रेफः वर्णग्रहणेन हल् ग्रहणेन च न ग्रहीतुं शक्यते। यदि हल् ग्रहणेन न गण्यते तर्हि एक एव हल् अत्र वर्तते, धकारमात्रं, सम्यक्। तर्हि एक हल् अङ्गमिदं वर्तते, न तु द्विहल् अङ्गम् इति कृत्वा पुनः अत्र नुडागमः न प्राप्नोति इति दोषः दर्शितः। सम्यक्। एवमेव उच्यते जिज्ञासुना यद्येवं। यद्येवं माने, यद्येवं माने यदि ये पक्ष ले रहे हो तो कौन सा? वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते, यदि ये पक्ष ले रहे हो तो तस्मान्नुट् द्विहलः इति नुट् आनर्ध इत्यादौ एव स्यात्। फिर तस्मान्नुट् द्विहलः सूत्र से जो नुट् करेंगे हम वो आनर्ध इत्यादि प्रयोगों में ही होगा। आनर्ध जैसे स्थलों में जहाँ की हमें विशुद्ध रूप से द्विहल अंग मिल जाएगा वहीं पर होगा। आनृधतुर् इत्यादौ न स्यात्, आनृधतुः इत्यादि प्रयोगों में नहीं हो सकेगा। हेतु भी प्रस्तुत कर रहे हैं आगे। ऋकारस्थस्य रेफस्य अहल्त्वात्, क्योंकि ऋकारस्थ जो रेफ है वो हल नहीं है। तथा कृपोरोलः इति लत्तम कल्पता चली क्लिप्यते। तो ये अभी केवल दोष दिखा रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे। अभी पहले जिज्ञासु अपनी समस्याएं सारी दिखा रहा है। तो एक दोष दे दिया, अनृदतु इत्यादि में नुट नहीं हो पाएगा। दूसरा लादेश विधि में क्या दोष आ रहा है उसको दिखा रहे हैं। तथा कृपोरोलः इति लत्तम कल्पता चली
क्लिप्यते कल्पयिष्यते इत्यादौ शुद्धस्य एव रेफस्य स्यात् शुद्धो लकारः, न तो क्लिप्तः इत्यादौ ऋकारस्य ऋकारः। ये सारे प्रयोग वही दिखाए हैं ना कल्पता आदि, जहां गुण हो जाता है। कृप धातु है, कृपु सामर्थ्य, पुनः अग्रे तस्मात् लुट् अथवा त्रिच् क्वचिदपि भवितुम् अर्हति, सम्यक् उभयत्रापि भवितुम् अर्हति। त्रिचि साधयामः। नुल् त्रिचौ इत्यनेन सूत्रेण त्रिच् प्रत्ययः त्रिच् इत्येतस्य त्रि इति अवशिष्यते। कृप् त्रिच्। इडागमस्तु न भवति अत्र। पुनः त्रिचि परतः अत्र पुगन्त लघुपधस्य चैत्यनेन गुणकार्यं भवति। पूर्ववत् उरनरपरः इति कृते सति कर्प् त्रि। इदानीमत्र कृपोरोलः इति सिद्ध्यति। कृपोरोलः अनेन एवमेव उच्यते। कृप् धातोः सम्बद्धस्य रेफस्य लकारो भवति। पुनः कृप् धातोः सम्बद्धः अयं रेफः वर्तते, तस्य लकारो भविष्यति। तर्हि कल्प्त्रि। अग्रे सु आगत्य अनङ् इत्यादिषु कार्येषु कृतेषु कल्प्ता इति सिद्ध्यति। सम्यक्। द्वितीयः प्रयोगः कः वर्तते? चलि क्लिप्यते। चलि क्लिप्यते यङ्गः प्रयोगः वर्तते। धातोरेकाचो क्रियासमभिहारे वदन्तु सूत्रं किमस्ति? हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्। हलादि धातु वर्तते एकाच्, क्रियासमभिहारे वर्तमानात् एकाचः हलादेः धातोः यङ् प्रत्ययो भवति। तर्हि यङ्गीकृते सति इदानीं पश्यन्तु, यङ् तु गित् वर्तते इति कृत्वा पुगन्तलघुपदस्य चैत्यनेन यः यद् गुणकार्यं प्राप्नोति तत्तु न भविष्यति, यतः किङ्गिति चैत्यनेन निषिध्यते। कृप्य एवम् अवशिष्टम्। इदानीं संयङ्गोः इत्यनेन सूत्रेण द्विर्वचनं भवति। द्विर्वचने कृते सति कृप्य एवं भविष्यति। पुनः पूर्वाभ्यासः हलादि शेषः उरत् उरन्रपरः कर कृप्य ततश्च पुनः पूर्वाभ्यासः हलादि शेषः कुहोश्चु इत्यनेन च भवति। च कृप्य। इदानीं यङ्गी परतः कार्यमेकं भवति। रीगृदुपधस्य च सप्तमाध्याये चतुर्थे पादे 90तमं सूत्रं रीगृदुपधस्य च प्राप्तम्। तत्र गुणो यङ् लुकोः इति सूत्रतः यङ् लुकोः इति अनुवर्तते। को अर्थः? यङ्गी परतः यङ् लुकी च सति, यङ्गी प्रत्यय परतः अपि च यङ् लुकी च सति अभ्यासस्य इति तु अनुवर्तते एव पूर्वतः। अभ्यासस्य रीक् आगमो भवति। अभ्यासस्य रीग् आगमो भवति ऋदुपधस्य अङ्गस्य। ठीक है, ऋदुपधस्य अङ्गस्य रीग् आगमो भवति। सम्यक्। यङ्गी परतः ऋदुपध अङ्गं वर्तते। एतत् यङ्गी प्रत्यये परतः कृप् इति ऋदुपध अङ्गं वर्तते। तस्य अभ्यासस्य किं भविष्यति? रीक् आगमो भविष्यति। चरीकृप्य। रीक् इति तस्य रीति अवशिष्टं। चरीकृप्य। इदानीं पश्यन्तु, अत्र कृपोरोलः इति प्राप्नोति। कृपोरोलः कृप् धातोः सम्बद्धः यः कश्चन अपि रेफ् तस्य
लकार आदेशो भवति। तो कृप धातु को ही आपने द्विवचन किया है ना, ये भी कृप धातु से ही संबद्ध रेफ है जो यहाँ हुआ है, क्योंकि रीक आगम हुआ है और आगम आगमी का भाग बन जाता है, तो ये कृप धातु के ग्रहण से ही गृहीत होगा। इसलिए कृपो रोलह लग करके रेफ को लकार होके आपकी यंगंत धातु क्या बन गई, चली कृप्य। और आगे शप और त ले आइए तो अतो गुणे होकर के क्या बन जाएगा, चली कृप्यते। यही प्रयोग है ना। तो वस्तुतः बात ये है कि इन्होंने जो है, अभी तो ये एक पक्ष लेकर के चल रहे हैं दोष के रूप में, जब समाधान कर देंगे, जैसे अभी आप नुड विधि में न्यासकार में समाधान देख चुके हैं ना, कि नुड विधि में हम कहेंगे कि विकारस्थ रेफ भी हल ग्रहण से गृहीत होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये दोष आ रहा है कि इस रेफ को तो ल हो गया, लेकिन इस री को री नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। फिर इस दोष के समाधान के लिए यत्न करेंगे कि लादेश विधि में वर्णिक देश, जो भी ये कहेंगे आगे, उसका अभिप्राय यही रहेगा कि लादेश विधि में वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत हो जाएगा, केवल लादेश के लिए। री का जो रेफ श्रुति है उसको ल, ठीक है, री के रेफ श्रुति को ल करेंगे तो उसके माध्यम से पूरे री को क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। अभी ये बात विस्तार से दिखाएंगे, तो इसलिए फिर आगे चल के आपका ये चली क्लिप्यते बन जाएगा। अभी तो ये दोष रूप में है, जब तक ये प्रथम पक्ष दिखा रहे हैं ना, तो चली क्लिप्यते में ऐसा उदाहरण दे दिया है ये कि दोनों स्थितियां, यहाँ तो इष्ट सिद्ध हुआ, रेफ को लकार हो गया, ये तो ठीक, लेकिन ये जो क्री का री है इसको लकार नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। ठीक है, इसका समाधान फिर जब समाधान पक्ष दिखाएंगे तो करेंगे। और है उदाहरण आपका अग्रिम, कल्पयिष्यते, ये स्य का प्रयोग दिखाया हुआ है कृप धातु से। तो एक बार इनकी बात पूरी सुन लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। तथा कृपोरोलह इति लत्तम कल्पता चली क्लिप्यते कल्पयिष्यति इत्यादौ शुद्धस्य रेफस्य स्यात्। कल्पयिष्यते आपको मोटा मोटा तो दिमाग में आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं, कृपु धातु और आगे निच प्रत्यय, तो निच के परे रहते गुण हो करके कल्पी धातु बन जाएगी, और फिर आगे स्य और लिट लकार का प्रयोग, पूर्ववत निच के परे रहते गुण हो जाएगा, उगंत लघु पदस्य कर्पी। कृपोरोलह यहाँ तो प्राप्त है ना, क्योंकि सीधे सीधे रेफ दिख रहा है, तो यहाँ पे ल हो ही जाएगा, तो ये कल्पी हो गया। और निजंत धातु से फिर आगे आप लिट ले आइए, स्यतासी रिलुटो हो, लिट के स्थान में ते आत्मनेपद है, और ये आर धातु का सेड वाला आदेश है। ठीक है, अब आदेश प्रत्ययो हो तो कल्पी, फिर गुण और अयादेश हो जाएगा ना, इससे के परे रहते सार धातु कार धातु कयो हो से गुण कल्पे, और एच यवायावह हो करके कल्पयिष्यते, कल्पयिष्यते। तो पंक्ति देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, तथा कृपोरोलह इति लत्तम कल्पता चली क्लिप्यते कल्पयिष्यते इत्यादौ शुद्धस्यैव रेफस्य स्यात्। जहां हमें शुद्ध रेफ मिल रहा है, कल्पता में शुद्ध रेफ मिल गया है ना, और कल्पयिष्यते में भी शुद्ध रेफ मिल गया। चली क्लिप्यते में चली वाला जो रेफ है वो शुद्ध रेफ मिल गया अभ्यास में, और बाकी जो दूसरा री दिखाया है इन्होंने, उसको लिए तो इनको प्रयास करना पड़ेगा, वो अभी प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है,
और तो ये तो हो जाएगा, जैसे पूर्व उदाहरण में दिखाया था ना नुड विधि में कि नुड विधि आनर्ध इत्यादि में तो हो जाएगी जहां विशुद्ध रूप से द्विहलंग मिलेगा, अनृधतु आदि में नहीं हो पाएगी। ऐसे यहाँ दिखा रहे हैं लादेश विधि में कि कृपो रोलह आपका कल्पता चली क्लिप्यते कल्पयिष्यति इत्यादि में तो लकार कर देगा, लेकिन क्लिप्तः इत्यादि में ऋकार को ऋकार नहीं कर पाएगा। न तो क्लिप्तः इत्यादौ ऋकारस्य ऋकारः। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप ऐसा मान नहीं रहे कि कृप के री में रेफ भी है अलग से, है ना। यदि उसको रेफ मान लो, वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहित हो जाए तो री में जो र है रेफ वर्ण है उसको लकार कर दिया जाए, लेकिन अभी आप मान नहीं रहे उस पक्ष को, तो समस्या आ रही है कि आप क्लिप्तः ये प्रयोग कैसे बनाओगे फिर, है ना। चलिए आगे तीसरा दोष विनाम। विनाम विधि में दोष आएगा, ऐसे कहा था ना। तो रसाभ्यामिति णत्वम आतीर्णम इत्यादावेव स्यात्, तिसृणाम मातृणाम इत्यादौ तु न स्यात्। रसाभ्याम नोणः सूत्र से जो हम नत्व कर रहे हैं वो आतीर्ण इत्यादि प्रयोगों में तो हो जाएगा, तिसृणाम मातृणाम इत्यादि में नहीं हो पाएगा। आतीर्णम में क्या होता है? क्री प्लवन संतर्णयोः धातु है ना, आंग उपसर्ग है, त प्रत्यय है। आंग, ये तो अव्यय होते हैं तो इसलिए अव्ययादाप सुपह से लुक हो ही जाता है। आंग सु और आगे आपकी धातु क्या है? त्रिप्लवन संतरणयोः रपरो भवति। तर्हि रपरत्वं करिष्यते चेत् ऋकारस्य स्थाने इर् इति आदेशो विधीयते। सम्यक्? एवं तीर्थ। पुनः अग्रे किम? रोरुपधाया दीर्घः इकः। अग्रिमं सूत्रं किम् अस्ति? यतः रोरुपधाया दीर्घः इकः इत्यनेन तु न भविष्यति, तेन यतः रेफान्तस्य पदस्य क्रियते, अस्य पदसंज्ञा नास्ति। अग्रिमं सूत्रं हली च, हली परतः रेफान्तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घत्वं भवति। रेफान्तस्य वकारान्तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घत्वं भवति हली परतः। तर्हि हल् वर्णः परे वर्तते त इति हल् मध्ये इति कृत्वा रेफान्तस्य धातोः, धातुसंज्ञं तु वर्तते एव एतदङ्गं, रेफान्तस्य धातोः उपधायाः इकारस्य इकः दीर्घत्वं भवति। तर्हि दीर्घत्वे कृते तीर्थ। रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः। रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः। तेन किमुच्यते? निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति। पूर्वस्य च दकारस्य नकारादेशः। यदि दकारः वर्तते, अत्र तु दकारः नास्त्येव, तर्हि रेफात् परस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशे कृते तीर्ण एवम् अभूत्। पुनः नकारस्य अत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे, रेफात् परं समानपदे एव एकपदत्वमेव वर्तते, तर्हि रेफात् परं नकारस्य नकारादेशो भवति अत्र। तर्हि प्रयोगः वर्तते तीर्ण। आ इति उपसर्गः वर्तते, अनेन सह समासे सति आतीर्ण अग्रे सु आगत्य नपुंसकलिङ्गे तस्य अमादेशे कृते सति अमिपूर्वः इति एकादेशे कृते सति आतीर्णम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। सम्यक्?